हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अब क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और इसमें हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है हार्वेस्टिंग। मतलब हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। हमें पता है कि सीरियल क्रॉप को 3 से 4 महीने लग जाते हैं पकने में, मतलब फसल को पकने में 3 से 4 महीने लगते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैचुरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जिस प्रोसेस के थ्रू हम फसल को काटते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। वंस द क्रॉप मैच्योर्स, एक बार फसल पक जाती है, इट इज़ हार्वेस्टेड, तो फिर उसे हम काट लेते हैं। कट एंड गैदर इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो फसल हुई है या तो हम उसे मिट्टी से, मतलब रूट जड़ से तो काट लेते हैं, या फिर उसे काटते हैं, खुरपी लेके काट लेते हैं, बस काट के रखते जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हार्वेस्ट टाइम इज़ द हैप्पीएस्ट टाइम फॉर द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज़। जो हार्वेस्ट टाइम होता है वो सबसे अच्छा टाइम होता है फार्मर्स के लिए, मतलब खुशी का टाइम होता है फार्मर्स के लिए। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स of standing crop loaded with grains fills the heart of farmers with joy and a sense of prosperity। मतलब जो फार्मर्स लोग देखते हैं कि उनकी जो खेत हैं गोल्डन फील्ड्स, मतलब उनके जो खेत हैं वो किससे भरे हुए हैं, अनाज से भरे हुए हैं, मतलब उन पे फसल लहलहा रही है, तो वो बहुत ही खुश होते हैं, उनका दिल खुशी से भर जाता है। Prosperity means समृद्धि। The farmers sing traditional songs to express their joy and pleasure for getting the product of their hard work and labor। जो किसान लोग होते हैं फिर वो गाना गाते हैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम का उन्हें फल मिलने वाला होता है। Special festivals are associated with the harvest season। Special festivals are associated with the harvest seasons are पोंगल, बैसाखी, होली, नवन्या एंड बिहू। ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, जो फसल के काटने के बाद हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। होली तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर यहाँ पर पढ़ते हैं, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ एदर डन मैनुअली बाई सिकल और बाई मशीन कॉल हार्वेस्टर। जो हार्वेस्टिंग होती है, जो फसल को हम काटते हैं, या तो वो अपने हाथों से हम करते हैं, ये खुरपी ये सिकल मीन्स ये हंसिया टाइप का लेते हैं, उससे फसल काटते हैं, और भाई ये मशीन या फिर मशीन के थ्रू हार्वेस्टिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर। ये यहाँ हंसिया दिखाया गया, इसे बोलते हैं सिकल। ये मैनुअल थ्रेशिंग, मतलब ये अपने हाथ से, देखिए ये पकड़ रखा है इन्होंने, और ये हार्ड सरफेस से जब ये टकराएगी ये फसल, तो ये ग्रेन्स अलग हो जाएंगे और जो भूसा होगा वो अलग हो जाता है। आफ्टर द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ बाई प्रोसेस कॉल थ्रेशिंग। जब क्रॉप को हमने काट लिया, फिर उसमें से ग्रेन्स अलग करते हैं, और चेफ माने होता है भूसा, भूसा अलग कर देते हैं, उस प्रोसेस थ्रेशिंग के थ्रू करते हैं ये सब। दिस कैन बी डन मैनुअली बाई स्ट्राइकिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस और बाई मेकिंग फार्म एनिमल्स ट्रैम्पल द क्रॉप। इसको हम मैनुअली मीन्स अपने हाथ से भी कर सकते हैं, अगर मशीन का सहारा ना लें तो हाथों से भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये लोग देखो ये पटक रहे हैं, ये जो अनाज है जो उसको पटक रहे हैं यहाँ पर से हार्ड सरफेस से, जब भी टकराएगा तो ग्रेन्स अलग हो जाएंगे और जो शेफ है वो अलग हो जाएगा। अ मशीन कॉल थ्रेशर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर थ्रेशिंग। एक मशीन हम लोग यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं थ्रेशर। इन लार्ज फार्म्स अ मशीन कॉल कम्बाइन इज़ यूज्ड। जो बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा खेत होते हैं वो कम्बाइन मशीन यूज़ करते हैं। अ कम्बाइन मशीन परफॉर्म्स अ ड्यूअल जॉब। जो कम्बाइन मशीन है वो डबल जॉब करती है एज अ हार्वेस्टर, मतलब फसल को काटती भी है, और एंड अ थ्रेशर, मतलब फसल को काटने के बाद उसमें से अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है, थ्रेशिंग का भी काम करती है। तो कम्बाइन मशीन के दो फायदे हैं। ये कम्बाइन मशीन ये शो की गई है। कम्बाइन इज़ यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। द ग्रेन सेपरेटेड बाय द अबव मेथड नीड्स टू बी विनोड। अब जो हमने अनाज जो हमने इकट्ठा किया है, इसको विनोड मीन्स जैसे इसमें सूप चलाना, फटकना मतलब ज़रूरी होता है, ताकि जो अनाज अलग हो जाए और जो भूसा बचा है वो भी अलग हो जाए। विनोइंग हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। विनोइंग से मतलब फटकने से ये फ़ायदा होता है, जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाएंगे, और जो हस्क है, हस्क मीन्स होता है भूसी, उसमें से अलग हो जाएगी। देखो फार्मर दिखाया गया है, ये यहाँ ऊंचाई पर खड़ा है और इसने ये सूप ले रखा, सूप में ग्रेन मतलब ऐसा मिक्सचर ले रखा है, मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन एंड हस्क। यहाँ से इसने उठाया, सूप में रखा, सूप से फिर उसने ऐसे डाला धीरे धीरे, तो ग्रेन्स भारी होते तो वो नज़दीक यहाँ पर गिरेंगे, और जो भूसा होता है वो थोड़ा हल्का होता है, वो थोड़ा दूर पे गिरेगा जाके। The seeds being heavier fall straight to the ground, while the light husk and hay are blown a little farther away by the wind। जो सीड्स होते हैं वो हैवी होते हैं तो वो नज़दीक में ही गिर जाते हैं, लेकिन जो hay मीन्स जो घास फूस होता है वो हल्का होता है, इसलिए वो थोड़ा दूर गिर जाता है, अलग हो जाता है ग्रेन से। विनोइंग इज़ ऑल्सो डन बाई विनोइंग मशीन। विनोइंग करने के लिए एक विनोइंग मशीन भी आती है, ये वाली मशीन
यहाँ पर हम अनाज डालेंगे और इसमें भूसा अलग गिरेगा, अनाज अलग गिरेगा। स्टोरेज, अब बात आती है स्टोरेज की, हमें फसल को कैसे स्टोर करना चाहिए, जो अनाज वगैरह वो हम कैसे स्टोर करेंगे। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन इज नेसेसरी टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड प्रोडक्ट्स थ्रू आउट the year, as proper storage protects the food grains and other agricultural products from pests, rodents and other microbes. Proper storage of food grains मतलब जो ग्रेन्स हैं, अनाज, हमें उसे सही से स्टोर करना चाहिए। क्यों? टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि जो हमने अनाज वगैरह जो हमें मिले हैं, अब जो हमने हार्वेस्ट करके जो इकट्ठे किए हैं वो पूरे साल तक चलें, ख़राब ना हो, इसलिए हमें उसको सही से स्टोर करना चाहिए। और उन्हें पेस्ट से बचा के रखना चाहिए। रोडेंट्स में चूहे वगैरह ना खाएं, कोई भी माइक्रोब्स ना उसमें ग्रो हो जाएं, इन सब से हमें बचाना चाहिए। ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, अगर हम उन्हें इम्प्रॉपर स्टोरेज मतलब सही से स्टोर नहीं करेंगे, मोर देन 10% ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस इज स्पॉइल्ड इन इंडिया, तो जो है हमारी फसल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो क्रॉप प्रोड्यूस मीन्स जो अनाज वगैरह वो ख़राब होने लगेगा। द हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन्स आई हैव मोर मॉइस्चर कंटेंट, जो हमने जो अनाज वगैरह अभी हम जो खेत से लेके आते हैं वो थोड़ा मॉइस्चर होता है। सो बिफोर स्टोरिंग दैम, तो उन्हें स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, तो जो अनाज होता है उसे हम ड्राई करते हैं सूरज में, टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, और उसे धूप में सुखाते हैं ताकि मॉइस्चर मतलब उसमें कम हो जाए। On a commercial scale, however, mechanical dryers with hot blowing airs are used. तो कमर्शियल स्केल में तो हम धूप में सुखा लेते हैं, लेकिन अगर हमें ऑन अ कमर्शियल स्केल मीन्स जो लोग धंधे के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अनाज इकट्ठा करते हैं, वो कैसे करेंगे। जैसे घर में लोग इकट्ठा करते हैं अनाज तो धूप में सुखा लेते हैं, लेकिन और जो बड़े बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो स्टोर करती हैं ग्रेन्स को, तो वो क्या करें, वो कैसे सुखा के रखेंगी, तो वो मैकेनिकल ड्रायर्स यूज़ करती हैं विथ हॉट ब्लोइंग एयर। ये ड्रायर्स क्या करते हैं, इनसे बहुत ही गर्म हवा निकलती है जो जिससे कि अनाज सूख जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ बाई इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड बैक्टीरिया एंड फंगी। तो मैकेनिकल ड्रायर्स का काम यही है, जो ग्रेन्स है उनको ड्राई कर देना, जिससे कि उसमें इंसेक्ट्स ना लगें, पेस्ट ना हो, बैक्टीरिया ना पनप सकें, फंगस ना लगे। अब यहाँ पर द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर दैन स्टोर्ड इन सुटेबल स्टोरेज कंटेनर्स। अब जो हमने ग्रेन सुखाए थे वो एक सुटेबल स्टोरेज कंटेनर्स जो होते हैं स्टोर करने के लिए, उनमें रखा जाता है। यहाँ पर ये स्टोरेज कंटेनर्स ही दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर दिखाए गए ग्रेनरीज, जहाँ पर जो है अनाज है, गेहूँ वगैरह जो भी है, ये बोरे में करके रख रखा है। बोरे की लाइन लगी हुई है यहाँ पर, बीच में जगह खाली ताकि मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए जो लोग आते हैं वो इस रास्ते के थ्रू आ सकें यहाँ पर। तो थोड़ी ये जो बोरे मतलब लगे हुए हैं और ये बीच में ये गैपिंग है, रास्ता है ये आने जाने के लिए। ग्रेन्स स्टोर्ड इन गनी बैग्स, यहाँ पर ग्रेन्स स्टोर किए गए हैं कैसे, बोरे में स्टोर करके रखे गए हैं। और ये क्या है, सिलोज, ये सिलोज दिखाएंगे, टॉल सिलेंड्रिकल सिलोज। ये सिलोज मीन्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है स्टोर करती हैं ग्रेन्स को, ये इसी में स्टोर करती हैं। कुठले से थोड़े बड़े होते हैं। On a commercial scale, large scale, food grains are stored in gunny bags in granaries or in silos. जो कमर्शियल स्केल, जो धंधे में जो लार्ज स्केल में स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, तो वो गनी बैग्स में स्टोर करते हैं। गनी बैग्स मीन्स जो बोरे वगैरह होते हैं उनमें स्टोर किया जाता है ग्रेन को। और इन सिलोज अभी हमने देखा था पीछे इमेज, वो सिलोज होते हैं। फिर डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज वेयर द टेम्परेचर इज मेंटेन इन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जो सब्जियां और फल होते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं सुरक्षित, ताकि वो ख़राब ना हो। वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है बहुत ही लो रखा जाता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है टेम्परेचर। द लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वहाँ पर टेम्परेचर लो क्यों रखा जाता है, इसलिए लो रखा जाता है टेम्परेचर, ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना हो। इट ऑल्सो स्टॉप्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड प्रिवेंट्स देयर स्पॉइलेज। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसमें एंजाइम्स ग्रो नहीं हो पाएंगी, और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो ख़राब नहीं हो पाएंगी, स्पॉइल नहीं हो पाएंगी। द कोल्ड स्टोरेज आर यूज टू स्टोर क्रॉप प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोल्ड स्टोरेज में हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस मतलब जो फसल हुई, फसल में जो कुछ भी हमने उगाया होता है वो इकट्ठा रखना हो, वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में ही हम लोग रख देते हैं। रिड्यूस लॉस, कोल्ड स्टोरेज में रखने से जो है हमारी फसल ख़राब नहीं होती है। रिड्यूस लॉस एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड मेंटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसी की तैसी बनी रहती है। द गनी बैग्स फिल्ड विद ड्राइड फूड ग्रेन्स आर
स्टैक्ड इन लार्ज ग्रेनरी गोडाउन्स। जो गनी बैग्स, जो बोरे होते हैं जिनमें फूड ग्रेन भरे हैं, वो बोरे लाइन से लगा दिए जाते हैं एक के ऊपर एक, तो एक गोदाम टाइप का बना दिया जाता है। पाथवे इज कॉल्ड एलीज आर प्रोवाइडेड बिटवीन द स्टैक ऑफ ग्रेन फील्ड बैग्स फॉर पीरियडिक इंस्पेक्शन, स्प्रेइंग एंड फ्यूमिगेशन। तो पाथवे मीन्स जो बोरे का जो ढेर लगा होता है, बोरे एक के ऊपर एक लगा दिए जाते हैं दोनों साइड, और बीच में रास्ता रखा जाता है आने जाने के लिए, ताकि कभी कभी जो लोग आए इंस्पेक्शन के लिए या फिर कुछ दवा वगैरह स्प्रे करने के लिए, या फ्यूमिगेशन मीन्स होता है फ्यूम्स वगैरह, धुएँ वगैरह उड़ाया जाता है, वो उसके लिए जगह बनी रहे। दिस ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट द फूड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये सब करने से क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रो नहीं हो सकते हैं। द सिलोज आर बिग एंड टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। जो सिलोज होते हैं वो क्या होते हैं, टॉल सिलेंड्रिक बिग बड़े से और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे स्टोर डिफरेंट स्टॉक ऑफ फूड आइटम्स एट डिफरेंट लेवल। तो ये फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए होते हैं। ईच लेवल हैज़ एन ओपनिंग थ्रू विच ग्रेन कैन बी टेकन आउट व्हेन रिक्वायर्ड। जो सिलोज होते हैं उनमें थोड़ी सी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हम अपने जो ग्रेन है उसको निकालना चाहें जब उसे निकाल सकते हैं। इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। अगर हमें फसल की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ बताया गया द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज इंक्रीजिंग वेरी रेपिडली। जो पॉपुलेशन है हमारे देश का वो बढ़ता ही जा रहा है। टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। हमें फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो इस बड़ी जनसंख्या की, तो हमें फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा। आवर कंट्री हैज़ अचीव सक्सेस इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यू डिस्कवरीज एंड टेक्निक्स विच आर इंट्रोड्यूस इन दिस फील्ड। तो हमारी कंट्री जो है उसने काफ़ी तरक्की की है और बहुत सी डिस्कवरीज हुई हैं, ताकि टेक्नोलॉजीज़ में भी डिस्कवरीज हुई हैं। आवर कंट्री हैज़ अचीव द सक्सेस इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यू डिस्कवरीज एंड टेक्निक्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फील्ड। हाँ, तो कुछ नए औजार वगैरह है डिस्कवरीज हुई हैं जिसके थ्रू हम अपनी जो फसल की उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकते हैं। Carrying out the basic agriculture practices systematically can substantially increase the crop yield. Providing better irrigation facilities, proper use of natural method of replenishing nutrients in the soil, using suitable method of protection from weeds, pests and disease, and use of advanced agricultural implements may improve the crop yield. तो crop yield को बढ़ाने के ये तरीके बताए गए हैं। Providing better irrigation facilities मतलब जो सिंचाई का साधन है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालने का तरीका जो है वो हमें नेचुरली यूज़ करने चाहिए। जो हम सॉइल में जो चीज़ें डालते हैं ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू सॉइल की बढ़ जाए, तो उसमें जो चीज़ें ऐड करते हैं वो नेचुरल होनी चाहिए। यूजिंग सुटेबल मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, पेस्ट एंड डिजीज़। हाँ, तो हमें अपने अगर फसल को बचाना है पेस्ट से, डिजीज़ से, वीड से, तो हमें नेचुरल मेथड यूज़ करनी चाहिए। एंड यूज़ ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। एडवांस मीन्स आजकल के मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए अपनी फसल की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ बेटर क्रॉप वेराइटीज़ कैन इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। अच्छी हमें क्रॉप की वेराइटीज़ यूज़ करनी चाहिए अपनी फसल को बढ़ाने के लिए। बेटर क्रॉप वेराइटीज़ हैविंग डिजीज़ रेजिस्टेंस एंड हाई यील्ड कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्लांट ब्रीडिंग। हमें प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू अगर हम प्लांट की ब्रीडिंग कराएं तो हमें क्रॉप की जो वेराइटीज़ हैं तरह तरह की मिलेंगी और डिजीज़ रेजिस्टेंस होंगी, मतलब उन्हें डिजीज़ नहीं होगी उनमें। प्लांट ब्रीडिंग इज़ अ टेक्निक थ्रू विच साइंटिस्ट कंट्रोल द रिप्रोडक्शन इन प्लांट टू गेट डिजायर्ड ऑफ स्प्रिंग्स। प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं प्लांट्स में टू गेट अ डिजायर्ड ऑफ स्प्रिंग, ताकि हमें अपनी मर्जी के हिसाब से डिज़ायर्ड जो है हमें ऑफ स्प्रिंग मिल सके। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप बाई क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज़। मतलब दो डिफरेंट वेराइटीज़ वाले पौधे लिए जाएंगे, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाएगी जिसके थ्रू एक नई ब्रीड तैयार हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द न्यू वेराइटी हाइब्रिड कंटेन्स द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो जो नई वेराइटी जो तैयार होगी हाइब्रिड, तो हाइब्रिड वाले जो बीज होते हैं वो तैयार होंगे, उनमें अलग एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। कैरेक्टरिस्टिक मतलब बोथ द पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक उसमें होंगी। फॉर हाइब्रिडाइजेशन वन प्लांट इज सेलेक्टेड एज मेल एंड अदर
वन एज फीमेल। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो एक प्लांट मेल होता है, दूसरा होता है फीमेल। द एंथर्स ऑफ फीमेल प्लांट आर रिमूव्ड एट द बर्ड स्टेज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ, जो एंथर्स होते हैं फीमेल प्लांट में जो लगे होते हैं वो हटा दिए जाते हैं एट द बर्ड स्टेज। कब हटाए जाते हैं एंथर्स? बर्ड स्टेज में, जब उनमें बर्ड लगी होती है, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि उन्हें पॉलिनेशन अपने आप हो सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन, इसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन। देन पॉलन्स ऑफ मेल प्लांट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर। जो फिर हम क्या करते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेल प्लांट में से वो लेते हैं, फिर इन पॉलन ग्रेन्स को हम फीमेल प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर छिड़कते हैं, ताकि स्टिग्मा मेल प्लांट आर डस्टेड ऑन द पॉलन्स ऑफ मेल प्लांट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर। हाँ, जो पॉलन्स होते हैं मेल प्लांट के वो हम फिर स्टिग्मा जो हमने लिया था ये फीमेल प्लांट का, उस पर हम इसे छिड़कते हैं। वंस द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज डन, एक बार प्रोसेस जो हो गई पॉलिनेशन की, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, तो मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं एंड प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स। तो सीड्स हाइब्रिड वाले प्रोड्यूस होंगे विच कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट। तो इनमें जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं इनमें दोनों ही की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मेल और फीमेल प्लांट दोनों की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट अ वेराइटी having higher yield and disease resistance, scientists select 2 plants। अगर हमें ऐसे बीज चाहिए जो कि हाई यील्ड मतलब ज़्यादा फसल जिसके थ्रू हो, ज़्यादा अनाज हो, और डिजीज़ रेजिस्टेंस कोई बीमारी ना हो, तो साइंटिस्ट जो है 2 तरीके के प्लांट सेलेक्ट करते हैं। वन हैविंग अ हाइयर यील्ड, एक ऐसा प्लांट जिसकी उपजाऊ क्षमता ज़्यादा हो, और दूसरा अदर हैविंग डिजीज़ रेजिस्टेंस, और दूसरा ऐसा प्लांट जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, मतलब जिसमें कोई बीमारी ना हो। दिस सीड इज़ कॉल्ड स्टॉक ऑफ